तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का इंट्रोडक्शन तो देख लिया था, आपको कॉल बैक के बारे में भी आइडिया है और काफ़ी सारे फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने समझ लिए। लेकिन आज जो हमको समझना है वो फंक्शंस की ढेर सारी वैरायटीज़ और ये कहें कि फंक्शंस के बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमें समझना है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई सा है तो वो है फंक्शंस। फंक्शन को सेंटर एलिमेंट मानते हुए ही पूरी जावास्क्रिप्ट बनाई गई है और इसीलिए फंक्शंस में इतने कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो शायद किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोडिंग विंडो पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली है और इस फाइल के अंदर पहला कोड हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कई तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं नेम्ड फंक्शन का, जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से हम लोग सीख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस अगर इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। नेम्ड फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं, फंक्शन का कुछ नाम लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने तो दे सकते हैं आप, फंक्शन की बॉडी होती है और इसके अंदर आप कुछ कोड लिख रहे हैं जैसे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लिख देते हैं IAM-F1। बस इतना सा कोड है। और इसके बारे में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आप इस फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं चला के भी बता देता हूँ, नोड और क्या नाम है, माई स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं IAM-F1 लिखा आ रहा है। अभी आप इस फंक्शन को यहाँ ना कॉल करके इसको बनाने के पहले कॉल करना चाहो तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अभी अगर होइस्टिंग क्या है ये आपको क्लियर नहीं है तो इसी सीरीज़ में होइस्टिंग का भी एक पूरा डेडिकेटेड लेसन है, वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो होइस्टिंग क्या है, तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है ना, ये फंक्शन बनाने के पहले आप इसको कॉल इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो इसका डिक्लेरेशन टॉप में कर देगा, जिसके कारण जावास्क्रिप्ट को ये समझने में दिक्कत नहीं है कि F1 क्या है। तो ये होइस्टिंग इसमें इंप्लीमेंटेड है। किस में इंप्लीमेंटेड है? ये फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए इंप्लीमेंटेड है। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, सेम ही चीज़ है, आप जैसे फंक्शन बनाते हो वैसे ही बना रहे हो। जैसे आपने फंक्शन बनाया F2, आप नॉर्मली फंक्शन इसी तरीके से बनाते हो, राइट? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देते हैं IAM-F2। अच्छा, सेम ही चीज़ हो गई है तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप फंक्शन का कुछ नाम मत रखिए, पर नाम नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे वर्क करेगा, है ना? वो तो वर्क नहीं करेगा, वो एरर देगा। तो आप इसको असाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल में, जैसे कि const F2। तो जब आपने const F2 लिखा तो ये F2 एक वेरिएबल बना। देखो, वैसे देखा जाए तो F1 भी तो एक वेरिएबल ही है जो कि रेफरेंस कंटेन कर रहा है फंक्शन ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि F2 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कंटेन कर रहा है इस फंक्शन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो बात तो एक ही लग रही है। बात एक है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपने डिक्लेयर करा है, पहले आपने वेरिएबल बनाया अलग से, फिर आप उसमें असाइन कर रहे हैं, तो होता ये है कि होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता। मतलब अगर आप इसको पहले कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। अभी ऊपर वाला ये F1 में हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर चलाते हैं। तो देखिए, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस F2 बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, आप कहेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करा है और कॉन्स्ट की मदद से कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, राइट? तो ये दिक्कत जाती है ना? ये हमको मालूम है। अगर हम लेट कीवर्ड की मदद से करते तो भी सेम दिक्कत हमको जाती। पर क्या अगर हम वैर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाते तो ये दिक्कत जाती। हालांकि वैर कीवर्ड अब यूज़ नहीं करना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेशन, बट ठीक है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो दिक्कत दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब एरर कुछ और है। एरर में वो बोल रहा है F2 इज़ नॉट अ फंक्शन। सो बिकॉज होता ये है कि ये बात सही है कि ये वेरिएबल F2 बन गया है,
पर ये फंक्शन अभी उसमें असाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट जब चलती है ना तो वो पहले दो फेजेस में चलती है। सबसे पहले वो मेमोरी एलोकेशन करता है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो जब मेमोरी एलोकेशन कर रहा है वेरिएबल्स का, तो उसने F2 वेरिएबल का मेमोरी एलोकेट करा दी है, लेकिन उसके अंदर मे बी अनडिफाइंड होगा, राइट, लेकिन फंक्शन उसमें अभी आया नहीं है। वो फंक्शन असाइन होगा बाद में जब इस लाइन पर पहुंचेंगे, इसलिए इधर होस्टिंग नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं कि चाहे आप किसी भी तरह का वेरिएबल बना लें, यूजुअली तो हम कॉन्स्ट की मदद से बनाएंगे, पर किसी भी तरह से वेरिएबल बना लें, ये क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। जब वेरिएबल में आप एक बिना नाम का फंक्शन असाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। और फंक्शन एक्सप्रेशन अगर लिख रहे हैं तो उसमें होस्टिंग नहीं होती, तो इसको कॉल आपको बाद में ही करना पड़ेगा। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं। इसको पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और ये मैंने रन किया, ये परफेक्टली चल रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शन का। हमने शायद किसी प्रोग्राम में यूज़ भी करा था, बट एरो फंक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल है। एरो फंक्शन एक्चुअल में आपने दूसरी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैम्डा एक्सप्रेशन का नाम सुना होगा, ये वही चीज़ है, लेकिन इसको लिखने का सिंटैक्स इस तरीके का होता है कि आप कोड को प्रिसाइज वे में लिख पाते हो। जब आपको कोड छोटे में लिखना है तो आप एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ना केवल इतना, जब आप कॉलबैक्स यूज़ करते हो ना, तो कॉलबैक में आप प्रॉपर फंक्शन कीवर्ड लिख के फंक्शन बनाओ, उससे बेटर होता है कि आप एरो फंक्शन यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा हैंडी है यूज़ करने में। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। जैसे नॉर्मली आप कोई फंक्शन कैसे बनाते हैं, आपने फंक्शन बनाया सपोज करिए F3 नाम से। नॉर्मल फंक्शन इस तरीके से बनाया जाता है, राइट, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ console.log I am F3। नॉर्मली फंक्शन इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि इस फंक्शन को कोई नाम नहीं देना चाहता, ना मैं कोई फंक्शन कीवर्ड लिखना चाहता। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, पर पैरेंथेसिस के बाद आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट में इसकी बॉडी बनाई है, करली ब्रैकेट से, जिसके अंदर आपने कोड लिखा है। अब कोड भी ना थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप एक ही लाइन का कोड लिख रहे हैं, इसलिए करली ब्रैकेट लगाना भी ज़रूरी नहीं है। अब ये बन गया। आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ एक आर्ग्यूमेंट यूज़र नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, इसमें यूज़र नेम भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अभी एरर दे रहा है, क्योंकि आपने इसको किसी में असाइन नहीं करा है, ठीक है। या तो आप कॉल बैक फंक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट ये पूरी चीज़ लिखें, तो ये एरर नहीं देगा। और या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इसे किसी में असाइन करना पड़ेगा। तो मैं असाइन करता हूँ, तो मैंने लिखा const F3। अगर मैं असाइन कर रहा हूँ तो फिर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अभी तो F3 बनाया है ना, तो F3 को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने चलाया, ये दे रहा है I am F3, लेकिन उसके बाद ये दे रहा है अनडिफाइंड। सीधी सी बात है, आपने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे, जबकि ये आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माय सर जी, अब ये आर्ग्यूमेंट दे दिया तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये कहलाता है एरो फंक्शन। इनफैक्ट अगर इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है तो क्या मैं ये पैरेंथेसिस भी हटा सकता हूँ? वाओ, ये तो और बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कई लोगों को इससे कन्फ्यूजन होता हो, तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें पैरेंथेसिस लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है। पर मैं बोलूँगा पैरेंथेसिस लगा दिया करो, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लगा भी सकते हो। इनफैक्ट आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर ये console.log नहीं करना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, const F4 assign यूज़र नेम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न में मैं लिख देता हूँ कोई एक स्ट्रिंग, जैसे कि हेलो, और उसमें कंकाटिनेट कर देता हूँ यूज़र नेम, इस तरीके से। तो अभी वो एरर दे रहा है, बोल रहा है यार ऐसे तो नहीं लिख सकते आपको फिर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या? हमने करली ब्रैकेट लगा के देखें ये वर्क करता है कि नहीं कर रहा है। ये अब कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊंगा। मैंने लिखा F4 को कॉल कर रहा हूँ,
उसमें लिख रहा हूँ माय सर जी, तो ये रिटर्न करके देगा एक स्ट्रिंग। तो रिटर्न की गई स्ट्रिंग को आप किसी में स्टोर कराना चाहें, आप ऐसे स्टोर करा सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे अभी मैं प्रिंट कराता हूँ console.log.str, ठीक है। तो ये ऊपर वाला F3 कॉल हटा देता हूँ और इसको चलाता हूँ। आप देख सकते हैं हेलो माय सर जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर इसे एज अ कॉल बैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, अभी इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन से हाय, और ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है फन, और सिर्फ इतना कर रहा है कि ये फन को कॉल कर रहा है, और कॉल करते वक्त एक स्ट्रिंग पास कर दे रहा है, लेट्स से अमित। दैट्स इट। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर रहा हूँ? मैंने लिखा, क्या नाम है, से हाय, से हाय, और से हाय फंक्शन में मुझे पास करना है एक फंक्शन यानी कॉल बैक। तो मैं पास कर दे रहा हूँ ये पूरा का पूरा, या तो मैं F4 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने उधर बनाया हुआ है, पर आप चाहो तो यहीं पर बना के पास कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम, रिटर्न करा दें अगर, हाय हाय कर देता हूँ इसमें, और इसमें कंकैटिनेट करवा देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है ना, ये ठीक रहेगा। अब मैंने कहा जैसे रिटर्न लिखा हुआ है तो फिर आप करली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये चलेगा। अभी मैंने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया और कॉल करते वक्त पूरा एरो फंक्शन इसके अंदर पास कर दिया। तो ये ज़्यादा हैंडी होता है। और फिर जब पास कर दिया है तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा तो वो मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है तो या तो आप किसी वेरिएबल में पहले असाइन करवा लो और फिर प्रिंट करवा लो console.log s1। हाँ, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमने से हाय फंक्शन को कॉल किया और से हाय तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है ना, रिटर्न तो ये कर रहा है। तो एक्चुअल में जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना चाहिए, तब ये सही चलेगा। तो ये देखिए हाय अमित आ रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि से हाय में कुछ भी रिटर्न ना कराओ, ठीक है, कुछ भी रिटर्न मत कराओ, और जो आप कंसोल लॉग कर रहे हो इस जगह पर, वो आप इस जगह पर कर दो, ठीक है, console.log, और उसके अंदर आप इसको कॉल कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं एरो फंक्शन को यूज़ करने के। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, और यहाँ पर हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की। अब जैसे क्या होता है, आपने कोई फंक्शन बनाया, इसका नाम रख लिया F5, ठीक है, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है जैसे कि यूज़र नेम, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं console.log हेलो यूज़र नेम, इसमें कंकैटिनेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप जब भी F5 को कॉल करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने पास कर दिया अरुण, और आप देख सकते हो कि इसका जो आउटपुट आएगा उसमें हेलो अरुण आएगा। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो क्या होगा, तो फिर ये अनडिफाइंड प्रिंट करने वाला है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो अनडिफाइंड ना प्रिंट करे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू हम यहाँ देना चाहते हैं तो हम ऐसा दे सकते हैं, हम दे सकते हैं अननोन। अनडिफाइंड की जगह हम प्रिंट कराना चाहते हैं अननोन या कुछ और वैल्यू, तो वो आप यहाँ आर्ग्यूमेंट में असाइन कर सकते हैं। अब ये जो असाइन की गई वैल्यू है ये तभी वर्कआउट करती है जब कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर रहे हो। तो इसमें अनडिफाइंड रहने की बजाय हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू रहे। तो अभी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है तो ये अननोन प्रिंट करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनोनिमस फंक्शन का। तो पहले इसको भी कमेंट किया जाए और हम आते हैं 5वें कॉन्सेप्ट पे, जो है एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन लगभग आप पढ़ चुके हो, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। अब मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, आप उसका कुछ नाम रखते हो और उसके बाद इसकी कोडिंग करते हो, है ना, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे console.log IMF6, पर मैं कह रहा हूँ कि आप इसका नाम नहीं रखेंगे। अगर नाम नहीं रखेंगे तो ये आएगी एरर। तो अगर आप किसी फंक्शन का नाम नहीं रखते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है कि या तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन के रूप में यूज़ हो, मतलब आप किसी वेरिएबल में इसको असाइन करें तो ये वर्क करेगा, या फिर आप इसे
किसी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें। जैसे कोई फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया, लेट्स से फंक्शन, और इसका कुछ नाम रख लेता हूँ लाइक फन। तो यहाँ पर मैं फन नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, और ये फन फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में एक फंक्शन ले लेगा, उसको f में रख लेगा, और फिर मैं f को ऐसे कॉल कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये मेरा एक फंक्शन है जो रिसीव कर रहा है फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और उसको अंदर से कॉल कर रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बिना नाम का फंक्शन बना रहा हूँ तो या तो फंक्शन एक्सप्रेशन में उसको यूज़ करूँ, है ना, सीधे असाइन कर दो किसी वेरिएबल में, और या फिर किसी फंक्शन को कॉल करके उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो। जैसे आप अगर फन फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसमें आपको एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा एनोनिमस फंक्शन इसी के अंदर आप बना दो, क्योंकि आपको इसे वन टाइम ही यूज़ करना है अगर, तो आप एनोनिमस फंक्शन बनाते हो, और अगर आपको इसको बार बार यूज़ करना है तो आप फंक्शन एक्सप्रेशन बना सकते हो या नेम्ड फंक्शन बना सकते हो। पर अगर वन टाइम ही यूज़ करना है तो या तो आप एरो फंक्शन बनाओगे या एनोनिमस फंक्शन बनाओगे और डायरेक्टली उसको पास कर दोगे इस तरीके से। अब मैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल है, तो फन फंक्शन कॉल हो गया तो इसको चला के देखा जा सकता है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, चाहता हूँ क्लियर, और ये चलाया मैंने तो IMF6 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन कंप्लीट। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया और आपको उसे इमीडिएटली यूज़ करना है, राइट। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं IIFE का, जिसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको फंक्शन जब बना रहे हो तभी उसको कॉल भी कर लेना है, पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो फंक्शन हम पास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन बनाया और उसी वक्त उसे कॉल कर लिया। तो जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक, और फंक्शन का आप कोई नाम रखते हो लाइक F7 console.log और IMF7। अब इसमें मैं चाहता हूँ ये फंक्शन को बनाया मैंने और इसी वक्त कॉल कर लूँ, तो होता ही है कि आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है ना, ये एक तरीका होता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको फंक्शन को उसी वक्त कॉल करना है, दैट मीन्स आपको इसको आगे कभी यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप फंक्शन का नाम रख ही क्यों रहे हो। नाम तो हम इसलिए रखते हैं ना ताकि उसे कभी दोबारा भी कॉल करना है तो कर सकें, पर हमें ऐसा करना नहीं है। अब आप ये कहते हो कि ठीक है ये एनोनिमस फंक्शन बन गया, इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दो। वेरिएबल में असाइन करेंगे तो एक स्टेप वो रहेगी और उस अगली स्टेप में फिर आप कॉल करोगे तो 2 स्टेप लग जाएंगे, और फिर किसी वेरिएबल में असाइन करोगे तो वेरिएबल भी तो हमने ऑक्यूपाई करके रख लिया ना, जबकि हमें ऑन द स्पॉट कॉल करना है और उसके बाद कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस पूरे को किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे थे और फिर कॉल कर रहे थे, मतलब आपने कॉन्स्ट F7 ऐसे लिखा और फिर अगली स्टेप में F7 को कॉल कर रहे थे, आपको ऐसा करना पड़ रहा था। मैं कह रहा हूँ ये दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन ऐसे कर लेते हैं कि अगर इस पूरे को F7 बोल रहे हो और कॉल कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा F7 की जगह पर ही लिख सकते हो ना, इस जगह पर, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर पैरेंथेसिस लगा लेना। देखो ये जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं ये पूरे को एक यूनिट बना दे रहे हैं, और ये कुछ नहीं F7 ही है, और उसके बाद हमने कॉल ऑपरेटर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस लगा के। तो हमने क्या किया, फंक्शन जब बनाया ऑन द स्पॉट उसको कॉल भी कर लिया। तो ये मैं चला के दिखाता हूं आपको, पुराना वाला कोड भी चल रहा है इसलिए IMF6 भी दिख रहा है और ये IMF7 भी दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको बनाते ही कॉल कर लिया। इसको बोलते हैं IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, सेवंथ वाली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है? देखो जावास्क्रिप्ट बड़ी ही कमाल की लैंग्वेज है और ये चीज़ भी मैंने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देखी। चीज़ ये है कि आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर आप कोई आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम रखा F8 और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं A और B, और फिर आप कुछ वैल्यू जैसे प्रिंट करा रहे हो console.log, A की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आपने लिखा A इक्वल्स टू, और फिर इसमें कंकैटिनेट कर देते हो A की वैल्यू, फिर आप लिखते हो B इक्वल्स टू,
और इसमें कंकैटिनेट कर देते हो b की वैल्यू, है ना, सिंपल है। तो आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप कैसे कॉल करोगे, इस तरीके से कॉल करोगे, राइट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20। ये ऊपर की दोनों लाइंस तो ये ऊपर के कोड के कारण आ रही है, उसको इग्नोर करो। अभी 10 और 20 आपने पास किया, a और b में गए और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। पर क्या होगा अगर मैं यहाँ से वैल्यू नहीं पास तो करूँ लेकिन रिसीव ना करूँ। अब जब आपने रिसीव ही नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एरर आएगी कि a क्या है b क्या है ना। तो क्या इस फंक्शन को ये आर्ग्यूमेंट मिला ही नहीं? नहीं जी, मिला है, पर आपने यहां पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल्स नहीं बनाए, इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। पर अगर ये आर्ग्यूमेंट इसको मिला है तो फिर एक्सेस करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। देखो, अगर मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बनाए होते और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कुछ पास नहीं किया होता तो उन वेरिएबल्स में यानी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में अनडिफाइंड चला जाता है, ये हमको पता है। पर यहां उल्टा सिचुएशन है, यहां फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो हम दे रहे हैं। तो अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो यहां तो वेरिएबल होना चाहिए। पर नहीं भी होगा वेरिएबल तो जावास्क्रिप्ट कहती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ही है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसको आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं करा के बताता हूं, आर्ग्यूमेंट नाम का एक बना आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, ये है, होता ही है, हर फंक्शन में होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चला के देखूंगा तो अच्छा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो देखो कीज के रूप में 0 एज अ स्ट्रिंग, देखो जो कीज होंगी वो स्ट्रिंग होंगी पर होंगी वो नंबर्स 0 से स्टार्ट करते हुए। तो 0 1, ये 10 और 20 इसमें आ चुका है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो आर्ग्यूमेंट्स डॉट या डॉट नहीं 0 इस तरीके से, तो आप सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट कर रहे होगे। अगर आप दोनों की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो लिखो आर्ग्यूमेंट्स 1, तो आप a और b दोनों की वैल्यू यहां पे प्रिंट करवा पा रहे हो। इसका मतलब एक्चुअल में फंक्शन में अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ना भी बनाए हो ना तो भी आप जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट्स नाम के ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बनते हुए, यानी उसमें की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो इससे एक फायदा यह भी हुआ कि मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहां पे पास कर सकता हूं। अब मान लीजिए मुझे वो सारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो आप एक काम करिए, यहां पर लिखिए फॉर लेट के इन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और फिर मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट कराता हूं console.log और k की वैल्यू प्रिंट कराता हूं। पहले आप समझिए k की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं तो क्या हो रहा है, और मैं यहां पर कितनी भी वैल्यूज पास कर सकता हूं। मैंने 30 40 ऐसे वैल्यूज पास कर दी। तो अब आप देखो यहां पे 0 1 2 3 आ रहा है, ये एक्चुअल में कीज हैं, इसलिए मैंने k लिखा था। आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज हैं वो बारी बारी से k में आ रही है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं आर्ग्यूमेंट्स k, तो क्या होगा, मैं उनकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर लूंगा। तो कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ वैल्यूज ही चाहिए तो फिर आप यहां पर ऑफ लगा सकते हो, ऑफ लगा सकते हो, यहां पर आप वैल्यू लिख लो और फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहां पे मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करूं कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको एक्सेस कर ले रहा है। अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, देखो हमने कहा जावास्क्रिप्ट में ना आप ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हो। आपको करना क्या होता है, आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट, लेकिन बिना क्लास बनाए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो उसके लिए इसमें बनाते हैं हम फंक्शन जो कि कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी हुई है जैसे कि जावा या C++, तो आपने क्या देखा है, उसके अंदर आप क्लास बनाते हो। जैसे मान लो मेरे को एक पर्सन नाम की क्लास बनानी है, तो आप कैसे करते हो, पर्सन नाम की क्लास बनाते हो, ठीक है, और फिर उसकी बॉडी के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो उसका नाम भी पर्सन होता है, राइट। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये बातें आपको पता होंगी अगर आपने कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसके पहले पढ़ रखी है। पर जावास्क्रिप्ट में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बनाइए फंक्शन पर्सन, ठीक है।
अब ये जो पर्सन फंक्शन है इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम और नेम की वैल्यू, अच्छा तो मैं यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट ले लेता हूँ, नेम और एज दो ले लेता हूँ, तो इसमें नेम असाइन कर देते हैं और दिस डॉट एज, इसमें हम एज असाइन कर देते हैं। अब आप में से कई लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज होंगे कि ये दिस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम दिस के बारे में भी समझते हैं। देखिए पहले तो ये समझो कि इसको हम कॉल कैसे करेंगे। इसको दो तरीके से आप कॉल कर सकते हो। नॉर्मली आप फंक्शन को कॉल करते हो पर्सन ऐसे, और इसमें कुछ वैल्यू पास करी जैसे अमित और पास कर दिया 20, है ना। एक तरीका तो ये नॉर्मल तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे ना तो आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करा है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है। ठीक है, आपको कॉल करना पड़ेगा न्यू लगाकर, न्यू पर्सन अमित 21 कर देता हूं। ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट को आप किसी में रख लीजिए जैसे कि लेट p1। देखिए दोनों तरीके से आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं पर दोनों में बहुत अंतर है। जब आप दूसरे वाले तरीके से कॉल कर रहे हैं यानी न्यू कीवर्ड की मदद से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है और इस फंक्शन के अंदर दिस उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो अभी बना है, यानी p1 को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से कॉल कर रहा हूं, तब दिस का क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको शायद कुछ पुरानी बातें मुझे याद दिलानी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें हम मेमोरी मैनेजमेंट में पहले पढ़ चुके हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या आपको ये बात याद है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में या फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें बनती थी? मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। अगर आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को याद करें तो उसके अंदर एक होता था लेक्सिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर वेरिएबल एनवायरनमेंट होता था, तो जो भी वेरिएबल्स बन रहे थे वो इधर मेमोरी मिलती थी, और एक रेफरेंस वेरिएबल होता था जो स्कोप चेनिंग के लिए ज़रूरी होता था। फिर एक ये तो होता था लेक्सिकल एनवायरनमेंट, है ना, ये एक नोड की तरह सोचो, स्कोप चेनिंग के लिए लिंक लिस्ट का जैसे नोड होता है वैसा होता है ये। और दिस एक वेरिएबल और एक मेटा डेटा होता है। अभी इससे मतलब नहीं है, हमें दिस से मतलब है। तो जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक में आता है। तो उस समय दिस का मतलब क्या होता है? दिस एक ऑब्जेक्ट को करता है रिप्रेजेंट, पर कौन सा ऑब्जेक्ट? सवाल उठता है कि आप node.js की मदद से जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं या ब्राउजर की मदद से रन कर रहे हैं। अगर ब्राउजर की मदद से रन कर रहे हैं तो दिस का मतलब होता है विंडो ऑब्जेक्ट, और अगर node.js की मदद से रन कर रहे हैं तो दिस का मतलब होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब इस बात को प्रूव करता हूं मैं। अभी मैं लिखता हूं console.log और इसमें दिस क्या है ये जानने के लिए मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, और अभी मैंने नॉर्मल तरीके से इसको कॉल किया है। नॉर्मल तरीके से कॉल किया है तो क्या होगा? दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब बनेगा तो ब्राउजर के लिए विंडोज ऑब्जेक्ट है दिस, अगर node.js की मदद से रन हो रहा है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात है, पर आपने एक फंक्शन को कॉल करा है तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और उसके अंदर ये दिस नाम का वेरिएबल है। यस, तो जब ग्लोबल लोकेशन पे किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, जैसे कि ये है ना, ग्लोबल लोकेशन पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो उस फंक्शन के अंदर के दिस एक कीवर्ड है और हर फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल होता ही है। तो दिस वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा, मतलब कि ये तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा ही एक और बन के ऊपर आ जाएगा इसके, राइट, और उसमें भी दिस होगा, और उस दिस के अंदर क्या होगा? उस दिस के अंदर भी विंडोज ऑब्जेक्ट ही होगा या ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस फंक्शन को ग्लोबल लोकेशन पे कॉल किया। ठीक है, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं यहां दिस को प्रिंट करा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नोड से चला के देखा तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट। पर इसी कोड को अगर मैं रन कराता हूं ब्राउजर की मदद से, और देखिए इसको रन कराया, कंसोल पे आप देख सकते हैं विंडो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये एज वेरिएबल बना है। ठीक है, इस तरीके से यूजर नेम वेरिएबल भी बना होगा। यूजर नेम नहीं था, नेम था, नेम वेरिएबल था। तो नेम वेरिएबल देखो, ये रहा नेम वेरिएबल जिसमें अमित लिखा हुआ है, राइट। तो ये दोनों वेरिएबल विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बने, और यहां पर ये दोनों नेम ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएंगे।
अब ये सब क्यों हुआ, लेकिन समझ में आया आपको कि अगर नॉर्मल तरीके से आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट या विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने न्यू कीवर्ड की मदद से फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ इस सिचुएशन में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये कॉल हो रहा है फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर दिस का मतलब विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसी के लिए ये फंक्शन चला है, उसी ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी P1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी चला के देखते हैं। अब देखिए ये चलाया, तो अब ये क्या हो गया, पर्सन ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ये पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट तो हो रहा है, पर इसके अंदर करली ब्रैकेट में कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, जबकि हमने ये प्रॉपर्टी सेट करी है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको प्रिंट पहले करवाया, इसको प्रिंट बाद में करवाओ। बाद में करवाओगे तो आपको उसके अंदर ये वैल्यूज दिखाई देंगी। तो पहले ये नेम और एज, ये दोनों प्रॉपर्टीज किस में जा रही थी, विंडोज ऑब्जेक्ट में या ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। अभी यहां पर भी देखते हैं, तो यहां पर भी ये पर्सन ऑब्जेक्ट में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप अच्छे से समझो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। आगे जाके मैं प्रॉमिस पढ़ाऊंगा या और भी बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा, वहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस क्या है, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कब किसको रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए ये दोनों तरह के कॉल में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा 8वां कॉन्सेप्ट था, और 9th कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बता रहा हूं। 9th कॉन्सेप्ट क्या है, जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन अगर आपने पाइथन पढ़ा हुआ है तो वहां पे भी आपने इस तरह की चीज पढ़ी हुई है। तो ये एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो ईल्ड कीवर्ड की मदद से वैल्यू रिटर्न करता है। हालांकि रिटर्न कीवर्ड भी लिख सकते हैं, पर रिटर्न कीवर्ड से वो फंक्शन एंड हो जाता है और ईल्ड कीवर्ड से फंक्शन सिर्फ पॉज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, अच्छा लेकिन एक और चीज़ है, सिंटेक्स में आपको यहाँ एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। अब फंक्शन का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख लिया काउंटर, ठीक है, काउंटर फंक्शन मैंने इसका नाम रख लिया, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ईल्ड कीवर्ड, और मैंने एक वैल्यू ईल्ड कर दी। फिर मैंने लिखा ईल्ड कीवर्ड, ईल्ड कीवर्ड, और फिर दूसरी वैल्यू, फिर मैंने लिख दिया ईल्ड कीवर्ड और तीसरी वैल्यू। 3 वैल्यूज मैं इसमें जनरेट करा रहा हूँ। तो अब ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें स्टार लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जनरेटर फंक्शन है। इसके अंदर ईल्ड कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। ईल्ड कीवर्ड भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर फंक्शन को एंड नहीं कर रहा है, फंक्शन को सिर्फ पॉज कर रहा है। जैसे मैं काउंटर फंक्शन को अभी कॉल करता हूँ। अब काउंटर फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ, कुछ रन होगा, कुछ आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। आपको इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, कुछ भी नाम रख लो, जी। सो व्हाट इज जी, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ console.log, और जी की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट जनरेटर, यानी कि जी जो है वो ऑब्जेक्ट है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो ये जो काउंटर फंक्शन है उसने क्या रिटर्न किया है, जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। पर जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, उसके अंदर कुछ है तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो जनरेटर फंक्शन के, जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन है नेक्स्ट नाम का, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो इसने मतलब नेक्स्ट ने भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब देखो जी डॉट नेक्स्ट किया मैंने, तो उसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। ऑलवेज जनरेटर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा, तो नेक्स्ट मेथड रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें होंगी 2 चीजें, एक वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम है वैल्यू, और एक प्रॉपर्टी का नाम है डन। तो उसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया और पहली वैल्यू जो ईल्ड हुई वो रिटर्न करी। वो वैल्यू हमें यहां पर वैल्यू प्रॉपर्टी में मिल रही है। और डन का मतलब ये कि क्या सारी वैल्यूज ईल्ड हो चुकी हैं, क्या जनरेटर फंक्शन का काम खत्म हो चुका है। अगर हाँ तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो अब फॉल्स है, मतलब अभी तो और भी ईल्ड बाकी है ना, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये नेक्स्ट वैल्यू भी देगा, पर वो नेक्स्ट फंक्शन हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें 2 प्रॉपर्टी होती हैं, वैल्यू और डन। आप देख सकते हो। अगर मैं इसको तीसरी बार चला दूं, क्योंकि 3 ही वैल्यू ईल्ड हो रही है ना, तो ये तीसरी बार चला दिया तो 3 बार फॉल्स। लेकिन अगर मैं चौथी बार चलाऊंगा तो क्या होगा, सोचिए जरा, क्योंकि अब चौथी बार में अब कुछ वैल्यू तो ईल्ड हो नहीं रही, ईल्ड नहीं हो रही, तो अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। ये देखिए वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड, लेकिन डन आ रहा है ट्रू। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब तक डन की वैल्यू ट्रू नहीं हो रही है तब तक ये
वैल्यूज़ नेक्स्ट करता रहे। बिल्कुल इस तरीके से आप बना सकते हो। ये कहलाता है जनरेटर फंक्शन। इसकी कोई होस्टिंग नहीं होती है, तो आई थिंक ये जनरेटर फंक्शन भी बहुत काम का है। इसकी मदद से आप कुछ वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ 10 प्राइम नंबर्स जनरेट करने हैं, तो मैं इस जनरेटर फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ। तो मैं एक जनरेटर बना लूँगा और नेक्स्ट करके जनरेट करता जाऊँगा वैल्यूज़ को। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी कुछ वैसे ही है जैसा जनरेटर फंक्शन आप पाइथन में यूज़ करते थे, और आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए एक लूप लगा के भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे 9 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। जैसे असिंक के बारे में हमें समझना है, प्रॉमिस के बारे में समझना है, क्लोजर के बारे में समझना है। बहुत सारे और भी फंक्शन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझने हैं, जो इसी सीरीज़ में आपको आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये लेसन कैसा लगा, और क्या आप प्लेलिस्ट को प्रॉपरली शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, और क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर मुझे बताइए कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। यदि कोई सुझाव हो, कुछ आप एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपको चाहिए वो मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।